अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं C49। मैं हूं मरियम नसीम और मेरे साथ हैं नफीसा कयूम। आज हम हमेशा की तरह एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इस टॉपिक पे आवाज़ उठाने की। मुझे नहीं लगता पहले किसी ने इस बारे में बात की हो, और ये बस हम लोगों को पता है कि इस चीज़ पे बोलना चाहिए। हमने ही इस पेन को फील किया है और मुझे लगा है कि बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को भी डिस्कस किया जाए। जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी कौमी ज़बान है उर्दू और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, घरों में पंजाबी बोली जाती है। हमारी मजहबी लैंग्वेज जो है वो है अरेबिक। तो एक छोटा सा बच्चा जो भी चीज़ें जस्ट सीख रहा है उसको हम इस चीज़ में कंफ्यूज कर देते हैं कि हमने कौन सी लैंग्वेज में सीखना है इसको। एक बच्चे के सामने 4 लैंग्वेज हैं और उसने उन चारों में उसको सीखना है। घर में उसके साथ पंजाबी बोली जा रही है, वो स्कूल में जाता है वहाँ पे उर्दू ज़बान है, उसकी बुक्स में इंग्लिश लिखी हुई है। और उसी बच्चे को हमने साथ में मदरसे में भी भेजना है कि हम दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन को भी लेके चलें। तो वहाँ पे अरेबिक पढ़ाई जा रही होती है, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने किस तरफ जाना है, कोई एक डायरेक्शन ही नहीं है। इसके अलावा ना सिर्फ ये लैंग्वेज तक है, इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान में ये होता है कि मैट्रिक तक आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसमें आपने पाक स्टडी भी पढ़नी है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अगर एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो मैट्रिक तक जरूर उसने सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो उस बच्चे को, हाँ, अगर उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, उसने उस फील्ड में भी नहीं जाना। जैसे कि अब मैंने मेडिकल में आना था तो मेरा नहीं था इंटरेस्ट मैथ में, और शुरू से मुझे मैथ नहीं अच्छा लगता था, लेकिन ये था कि मैट्रिक के पेपरों में मुझे याद है सब्जेक्ट हमारी इस तरह लड़की होती है, किसी को मैथ सब्जेक्ट पसंद ही नहीं मैथ होता। हाँ, ज्यादा बॉयज को पसंद होता है। बैंक की जॉब के लिए मतलब सबसे ज्यादा होता है मैथमेटिक्स, बिजनेस होता है। तो ये एक स्टूडेंट को जो है जो काउंसलिंग करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि हमारे मुल्क में इस फील्ड में स्कोप है। फिर वो स्टूडेंट खुद डिसाइड करे उसने किस फील्ड में जाना है, तो फिर उसके बाद उसको उस तरह की स्टडी करवानी चाहिए कि एक स्पेसिफिक जिस फील्ड में उसने जाना उस तरह की स्टडी होनी चाहिए। मैंने इस चीज़ को बहुत फील किया है कि मैं जब मैट्रिक में थी ना तो मुझे मैथ नहीं इतना अच्छा आता था। मैं क्वेश्चंस याद किए होते थे रट्टा लगा के, स्टेप बाय स्टेप, अब आगे ये लिखना है, अब ये लिखना है। तो अब देखो जब मैट्रिक से गुजर गई हूँ, कहीं पे भी मुझे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। मोबाइल में कैलकुलेटर है, कंप्यूटर का दौर है और हर चीज बहुत इजी है जो बच्चों को इतनी मुश्किल करके सिखाई जा रही होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो स्टडी ना करें, वो करवाएं स्टडी मैथ की, लेकिन उनको जिनको इंटरेस्ट है इसमें। जैसे अब एक बंदे ने मेडिकल की फील्ड में जाना, एक इंसान डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसने वकील थोड़ी बनना है, उसने डॉक्टर बनना है, तो उसने इंजीनियर नहीं बनना या कुक नहीं बनना उसने, तो उसको बाकी सारी की स्टडीज क्यों करवाई जा रही है? उसने बैंक में जॉब नहीं करनी, वो सिर्फ मेडिकल के रिलेटेड है। तो इसलिए स्टडीज भी सारी एक स्पेसिफिक लाइन में होनी चाहिए। और इसके बाद एक बहुत बड़ा जो मैंने फेस किया था मसला, मैं आज यहाँ पे बताने लगी हूँ कि मैंने मैट्रिक तक पढ़ा था उर्दू मीडियम। तो उर्दू मीडियम के बाद एकदम से जब मैं इंग्लिश मीडियम में गई हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता था टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। हमारे घर का भी थोड़ा माहौल उस तरह का था और घर में तो हम लोग पंजाबी लैंग्वेज यूज करते थे। तो मेरे साथ नफीसा ही होता था कि टीचर लेक्चर दे के चला जाता था और मैं पूछ रही होती थी फ्रेंड्स से ना, सर ने कौन सा टॉपिक पढ़ाया है। मेरा इतना बुरा हाल था कि मुझे कुछ ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आती थी या समझ में नहीं आती थी, अब मुझे आना समझ आना शुरू हो गया है। तो तब उर्दू मीडियम से एकदम से इंग्लिश मीडियम में जाना तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलता था। मेरे पास इस तरह और मैंने फिर एग्जाम ही नहीं दिए फर्स्ट ईयर के, मैंने फर्स्ट ईयर में ही 2 साल गए, मुझे ये पता था मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। तो फिर मैंने 3 साल में इंटरमीडिएट किया था। एक मेरा साल जो है वो मुझे ज़ाया करना पड़ा इस वजह से। तो आप क्या कह रहे थे? मेरे साथ भी बिल्कुल इस तरह मैट्रिक में मैंने भी मतलब कि इंग्लिश हमारा मीडियम स्कूल था। और हमारी जो 9th क्लास में थी ना, उसमें इंग्लिश में हमारी वो पाक स्टडीज बुक होती थी ना, इंग्लिश में थी। और बाद में उर्दू में आ गई। हमने कहा समझ जाहिर बात है, स्टार्ट से लेके हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ और बाद में उर्दू मीडियम आ गई। मैंने कहा उर्दू मीडियम में समझ नहीं आती, टीचर पढ़ा रही होती थी ये सब्जेक्ट, वो हम कहते थे हमें समझ नहीं। और क्वेश्चन जो उनसे इंग्लिश में है ना, हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते। उर्दू में हम कहते हैं वो जितना जवाब है उतना ही देना है, क्वेश्चन का जितना बन रहा है, जिस उसने जो उनसा क्वेश्चन के मुताबिक ही हमने पूछना है। तो हमें इतना कंफ्यूज, मैंने कहा मुझे तो अभी आता नहीं मैं किस तरह। और इसी तरह मेरे साथ FSC में भी हुआ है, उधर में भी उर्दू में ही आया। हमने स्टार्ट इंग्लिश में सारा कुछ सिलेबस हमारा कवर था इंग्लिश में ही, और मेरा सबसे बुरा सब्जेक्ट वो था मैथमेटिक्स। अच्छा, आपको भी मेरी तरह मैथ से ही नफरत है? बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आते थे।
ہمارے تو سر ہمیں میٹرک کے پیپر تھے, ہمیں سر سنڈے والے دن بھی اسکول بلاتے تھے, کہتے تھے آپ لوگوں بیٹا آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں کا میتھ بہت ویک, ہماری موسٹلی کلاس میں لڑکیاں تھیں ان کا میتھ بہت ویک تھا. ہم کہتے تھے ہم نے اس دن نہیں آنا, سنڈے والے دن حالانکہ ہوتا ہے ریسٹ کرنے کا ہوتا تھا ڈے, ہم نے ریسٹ پراپرلی کرنی ہے. تو وہ انہوں نے بلا لینا, ہمیں کہنا بعد میں انہوں نے سب کے سامنے کہنا بورڈ پہ آ کے آپ اس کوسچن کو ایکسپلین کریں, اور جس میں آپ کو انٹرسٹ بھی نہیں ہے, جو آپ کو آتا ہی نہیں, اس کو آپ کیا ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو ہم یہ صاف کرتے تھے, ہم نے وہ دماغ میں ڈیریویشن بٹھائی ہوتی تھی, یہ اس کا فارمولا ہم نے اس کو اس طرح کرنا ہے, وہ رٹا نہیں جس طرح آپ نے بتایا رٹا لگایا ہوتا تھا سارا اس طرح, تو وہ پتا ہے نہیں کیا ہو رہا ہے, بس نیکسٹ یہ اسٹیپ ہے, پھر یہ بائی اسٹیپ چانس اس طرح سر ہمارے پوچھ رہے تھے نا, یہ آپ نے یہ کیا, اس کے بعد اسٹیپ بتائے آپ نے اس کو کس طرح کیلکولیشن کیا, ہم تب چپ کر کے کھڑے ہوتے تھے. بعض ٹائم یہ ہوتا تھا ہمیں پتا چل جاتا ہے اس کو کیلکولیشن اس طرح کیا, اس طرح نہیں کیا, کیونکہ میتھ وہ کچھ کوسچنز ایزی بھی ہوتے ہیں اور کچھ بہت ٹف بھی ہوتے ہیں, اور میتھ اس طرح کا سبجیکٹ ہے کہ لڑکیوں کے دماغ میں پڑتا ہی نہیں ہے آلموسٹ. بوائز بہت جلدی پک اپ کر لیتے, یہ چیز کوسچن ہے اس کو اس طرح کرنا ہے اور اس کو سالو اٹ اس طرح کرنا ہے, بٹ لڑکیاں نہیں اس کو اس طرح کرتی. جی, اور ایک چیز اور جو آپ نے بھی کہا کہ سنڈے کو بھی آپ کو بلا لیتے تھے, میرے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ صبح کو میں 7 بجے جاتی تھی اسکول میں اور ہمیں 9 بجے چھٹی ہوتی تھی. سارا دن آپ نے اسکول میں گزارنا ہے, اور وہاں پہ کام کیا ہوتا تھا, صرف رٹے لگانا. کنسیپٹ کلیئر ہو نہ ہو, آپ کے نمبر آنے چاہیے, رٹے لگا لو آپ کے نمبر آ جائیں. اور میری ایک کلاس فیلو جس کے بہت اچھے نمبر آئے تھے, اس نے ٹاپ کیا تھا پوری کلاس میں سے میٹرک میں نا, تو بعد میں انٹر میں جا کے اس کی سپلیز آ گئی تھی, فیل ہو گئی تھی وہ بچی جس نے ٹاپ کیا ہے, وہ رٹے سے وہ رٹے سے ٹاپ کر لیا. یہ پاکستان میں یہ چل رہا ہے, اور اسی لیے یہ ہے کہ بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے پرفارم کیا کرنا ہے, ہمیں کیسے کام کرنا, کچھ سیکھا ہی نہیں ہوتا. اور زیادہ سفارشی ہوتے ہیں جو سفارش سے لگے ہوتے ہیں, اور بینک میں بھی اگر بعض ہم چلے جاتے ہیں ان سے کچھ چیز پوچھ لیں میتھمیٹک, ہماری اماؤنٹ اتنی آئی ہے, اتنی ہم نے نکلوانی ہے, کچھ بھی کر لیں, کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے ان کو کمپیوٹر نہیں چلانا, وہ آگے کسی سے بھیج دیتے, آپ ان سے پوچھ لیں. یہ ہوتا ہے مطلب سفارشی ہر کام آج کل. کچہری میں چلے جائیں, وہ اتنی رف لینگویج اور عجیب سا, مطلب ان کو تو ٹھیک سے پنجابی بھی نہیں بولنی آتی, تو آپ اس طرح کے لوگوں کو انگلش میڈیم پڑھا کے یا رٹے لگوا کے پاس کر کے اچھے نمبر دے کے رٹے کے ذریعے, اس کے بعد جب وہ عملی زندگی میں جاتے ہیں تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا نا انہوں نے کیا پڑھا ہے, کچھ سیکھا ہی نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں پہلے پرنسپلس تھے نا ہمارے بہت اچھے تھے, ہمیں مطلب سنڈے والے دن جس طرح میں آپ کو بتایا کہ بلا لیتے تھے, اور آج کل وہ صرف کرتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بلایا, ہم نے اپنا بوجھ اتار لیا, ہم نے جس دن بھی پڑھانا ہے, اور سنڈے والے دن منڈے سے مطلب سیٹرڈے تک ویکینڈ پڑھانا ہے بس, ٹھیک ہے. اور پہلے ہوتا تھا ایک چیز ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی, بے شک ہم کالج لیول میں بھی ہیں تو ہمیں وہ بھی ہر چیز مطلب بریفلی ایکسپلین کر کے بتا رہے ہوتے تھے, آپ کا یہ کوسچن ہے, آپ کو ہم نے اتنی ڈیٹیلس ہے. میں کالج لیول سے بھی گزری ہوں, ہمارا اسٹاف اتنا اچھا تھا, ہمیں ہر چیز ایکسپلین کر کے بتاتا تھا, یہ آپ لوگوں نے چیز نہیں سمجھ آ رہی, یہ آپ لوگ سمجھے. ظاہر بات استاذہ کا کام ہوتا ہے نا بچوں کو سمجھانا کہ آپ یہ چیز سمجھیں, یہ آپ کے لیے بینیفٹ ہے. بٹ اب کچھ بھی میں نے بھی ٹیچنگ کی ہے نا, تو ادھر کوئی بچہ کہہ رہا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی, ہم نے ایکسکیوز بھی سر اسٹاف سے کیا کہ ہمیں سنڈے کی کلاس دے دیں, یہ کر دیں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ لوگ کوئی بس اس طرح بچے فیسز نہیں دیتے, اگر ہم سنڈے والے دن بھی ان کو بلائیں گے آپ کی سیلری کی ایکسٹرا فیس دیں گے, آپ کی سیلری کا ایشو ہوگا. تو میں کہہ رہی ہوں وہ کتنا اچھا, وہ بھی تو کرتے تھے نا ہمارے جو پہلے استاذہ تھے ہر چیز. اب کچھ بھی اس طرح کا ہوتا ہی نہیں ہے. بس ایک ان کو ٹائم دیا ہوتا ہے, یہ 30 منٹ کا 35 یا 40 منٹ کا ایک آپ کا پیریڈ ہے, آپ نے اس میں لیکچر دینا ہے بچوں کو, اور اس لیکچر میں اسی ٹائم پیریڈ میں اس نے ہوم ورک بھی چیک کرنا ہے, بچوں کو نیکسٹ بھی کام دینا ہے, پھر اس نے لیکچر کنوے کرنا ہے, اس نے نہیں پوچھنا کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے نہیں, اس کو یہ تو سلیبس کور کرنے کی دوڑ لگی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, اس ٹائم میں آپ نے اتنے چیپٹر پڑھانے ہیں بچے کو, اس کے بعد وہ ٹیسٹ سیشن کی طرف آ جاتے ہیں, تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں اتنا تو وہ کچھ سیکھ لیں. اور کریٹیوٹی یا ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی نہیں آج کل اسکول میں, صرف نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی, یا بچہ کچھ سیکھے یا نہ سیکھے اس کو بس نمبروں کی دوڑ. اور بعض ٹائم پیرنٹس بھی اس طرح کمپلینٹس لے کر آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچوں کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی, آپ ان کو ایکسپلین کر کے دیں. اور ہمارے بچوں کا, اور ٹیچرس تو بعض ٹائم اس طرح دیکھی ہیں کہ وہ بچوں کا ہوم ورک بھی نہیں چیک کرتی, تو وہ اسی طرح کر دیتی ہیں, بس ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے ان کی ڈیٹ مینشن ہے کہ نہیں مینشن ہے, وہ جسٹ فور ان کو اگنور کرتی ہیں. بچوں کو ہم نے بتایا, وہ اوپر سے یہ کہتی ہیں بچوں کو ہم نے بتایا تو ہے وہ یہ کام کرے. ٹیچرس کا کام ہے کہ ان کو ہر چیز کو ڈیٹیل سے دیکھیں کہ کیا کرنا ہے, بچوں نے یہ کام آج ورک کیا ہے یا نہیں کیا, وہ اس کو بالکل بھی نہیں دیکھتی. اور یہ پیرنٹس پھر ظاہری بات ہے جنہوں نے پیرنٹس نے فیس دینی ہوتی ہے, ہر چیز کرنی ہوتی ہے, انہوں نے تو آ کر کہنا ہی ہے نا استاذہ کو کہ ہمارے بچے کی یہ مسٹیک ہے, آپ ان کو دیکھیں, بٹ وہ ان کو کچھ بھی نہیں کرتی ہے. ان کا ناظرین پروگرام اسی طرح جاری رہے گا, ابھی ٹائم ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नफीसा कयूम मेरे साथ है और बड़ी अच्छी ये बातें कर रहे हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। तो नफीसा, मैं ये कह रही थी कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स होते हैं तो वो एक तो स्कूल में पेरेंट्स फीस देते हैं उनकी कि आप हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा उनकी फीसें होती हैं प्राइवेट स्कूल वालों की। उसके बाद वो पेरेंट्स को बुला के कह रहे होते हैं कि आप इसको ट्यूशन लिखवाएं, आपके बच्चे के टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, ये देखें, आप इसको ट्यूशन लिखवाएं। तो वहां पे ये क्वेश्चन बनता है कि आपको हम किस लिए फीस दे रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल में हम बच्चे को क्यों भेज रहे हैं, आपको फीस भी दे रहे हैं, तो जबकि तलीम उसको एक ट्यूशन वाले टीचर ने सिखानी है, तो फिर हम यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में क्यों भेज रहे हैं। जी जी। ये जब प्राइवेट हम स्कूल में कहते हैं कि हालांकि प्राइवेट स्कूल का मसला ये है कि उनको चाहिए कि अगर कोई भी बच्चों को हम सबक लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उधर ही उनको कवर अप करके दें, उनका होमवर्क भी उधर चेक कर लें। अगर बस प्राइवेट स्कूल्स में टाइम थोड़ा बच जाता है जब ब्रेक वगैरह देते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये होता है टाइम नहीं बचता। वो बस ये कह रही है तो क्लास में टीचर्स आ रही होती, वो हल्ला गुल्ला ज्यादा बच्चे कर रहे होते। तो प्राइवेट स्कूल्स में सख्ती भी होती है, और प्राइवेट स्कूल्स में ये ज्यादातर होता है कि अगर बच्चों के पेपर्स वगैरह नजदीक होते हैं और वो टीचर्स को होम ट्यूशन उनके पास ही पढ़ते होते हैं बच्चे, कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा दें, आप उनको अच्छा समझा सकती, क्योंकि आप उनकी लेक्चर भी लेती हैं, आप उनकी टीचर्स भी हैं। और वो ये कर रहे होते हैं, और मदर्स आके टीचर्स को कह रही होती हैं कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाएं, मेरे बच्चे को पेपर भी बता दीजिएगा, ये भी कर दीजिएगा। और पेपर यानी कि वो पहले बता देते हैं। और बड़ा टीचर्स के एक्सक्यूज वगैरह करी होती हैं, आप प्लीज बच्चे को मेरा पास होना चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि आपके पास पढ़ता है और हमारा कोई स्टाफ के साथ भी नाम बने। और उन माएँ खुद गलत बच्चों को मशवरा दे रही होती हैं कि पेपर इसको पहले बता दे। और टीचर बिल्कुल भी इस तरह नहीं करेगी कि मेरे साथ इस तरह, क्योंकि मैंने टीचिंग मेरे साथ इस तरह हुआ। मदर एक मुझे कहती है कि आपने मेरे बच्चे को पेपर सही करवाना है, आपने उनको बता भी देना है। आप मदर कह रही है कि आप मेरे बच्चे को पेपर पहले से बता दें। मैंने कहा हमारे स्टाफ में इस तरह नहीं होता, मैं आपसे एक्सक्यूज करती हूँ, क्योंकि हमारी नेक्स्ट हमारी मैम हमसे पूछे, जो हमारा हेड है उधर का, रेपुटेशन हमारी खराब होगी ना, हम उनको क्या बताएंगे कि इस तरह आप बच्चे को पेपर बता रही। बच्चा भी निल है, मतलब बच्चा को कारकर्दगी अच्छी करता हो, बंदा थोड़ा बहुत बता देता हाँ आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये ठीक नहीं कर रहे। बच्चा जब खुद ही नहीं पढ़ता तो हम उनको किस तरह बताएंगे, एक्सप्लेन किस तरह। और बच्चा जो कुछ यहाँ पे एक मैं अक्सर बात कहती थी कि जो बच्चा लायक है वो तो पढ़ ही लेता है, नालायक बच्चे को ही पढ़ाना होता है टीचर ने। तो वहां पे टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो नालायक बच्चे को भी दूसरों के साथ लेके चले। जैसे कि ये मूवी है तारे ज़मीन पर, तो बड़े अच्छे तरीके से उसने सबसे पहले तो बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस किया। वो बच्चा जो मायूस हो चुका था, उसने जहन अपना बना ली, तो मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मेरे से पढ़ाई हो ही नहीं सकती। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा ना मेरी कजन है, उसका 2 बेटे हैं। मैं इधर मतलब लाहौर से इधर शिफ्ट हुई, नई आई, कहते मेरा बच्चा किसी के पास
पढ़ता नहीं है, आप नफीसा प्लीज इस पे तवज्जो दें कि शायद आपके पास पढ़। और वाकई ही उसको मैंने तवज्जो, बच्चों को ना सबसे ज्यादा तो नहीं, बच्चों को उसको तवज्जो की जरूरत होती है, वो उसको हर चीज एक्सप्लेन करके बताए बेटा ये इस तरह करना है और इस तरह नहीं करना। और माशाल्लाह एक 2 क्लास में था और एक 3 क्लास में था, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस, कितना अच्छा रिजल्ट उनका, मदर कहती है कि आपने नफीसा पढ़ाया, इनको बहुत अच्छा पढ़ाया। और ये मैं एक फेक न्यूज नहीं बता रही, ये हकीकत बता रही हूँ। कुछ लोग हमारे नाजरीन कह रहे होते हैं फेक बातें बता रही, हमें ये कर रही होती है, फेक बात नहीं, हकीकत बात। और अगर मेहनत करें तो कोई भी बच्चा चल सकता है, मेहनत करें हर तो बच्चा पढ़ सकता और है। टीचर्स उस्ताजा ही होते हैं जो बच्चों पर मेहनत ज्यादा कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि ये बेटा आप इस तरह करें उस तरह। और बट टीचर्स, बाकी जो टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स की होती है वो कहती है हमने ये आपको क्वेश्चन बताया, बस ठीक है आपका काम है याद करें, या आप जिनके पास पढ़ने जाते हैं उनका काम है। नहीं, ये आप लोगों का काम है, क्योंकि आप लोग को बच्चे 12 घंटे उधर रहते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं, ठीक है 8 घंटे, सॉरी 12 घंटे नहीं, 2 बजे मैक्सिमम घर आते हैं, और ज्यादा टाइम वो स्कूल में ही देते हैं, स्कूल में ज्यादा टाइम, और ट्यूशन वाली 4-5 घंटे एटलीस्ट या 3 टाइम्स वो जाते हैं। और उनको चाहिए कि वो हर चीज बच्चे से पूछे, आपको इस चीज की जरूरत है, आप ये काम करें, आप लोग ये ना करें, और वो नहीं पूछती। जी, टीचर्स इतनी तवज्जो ही नहीं देती। अक्सर ये होता है कि बच्चे बुक्स वगैरह गुम कर लेते, पेंसिल हर चीज उनके बैग से गायब होती, लंच बॉक्स उनके गायब हो जाते हैं। तो टीचर जो क्लास में होते, हम जब पढ़ते थे ना तो पता है हम लास्ट बेंच पे भी अगर होते थे टीचर कहते थे मेरी नजर आप लोगों पे भी है। इसी तरह हम कुछ भी करते थे ना, हर हरकत का टीचर को पता होता था। तो मैं कहती हूँ आजकल के टीचर्स को नहीं पता चलता, इनको नहीं पता चला किसका लंच बॉक्स कौन सा बच्चा पकड़ के अपने घर लेके जा रहा है, वो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते। कॉलेज लाइफ में हम लोग मतलब मेरे फ्रेंड्स होते, हम आपस में बातें कर रहे थे, हमारे सर आके, हमारे केमिस्ट्री वाले सर थे, हमें बड़ा स्ट्रिक्टनेस करते थे। वो कहते थे मेरी नजर तुम तीनों दोस्तों पे है, जो तुम लोग बातें ही नहीं खत्म। अगर सर हमें ही देख रहे हैं, वो भी तो बातें कर रहे हैं ना। हम मतलब हमारे में बहुत फ्रेंडशिप थी, तो वो ये कहने का मतलब हम जो पढ़ाई, तो टीचर की नजर यानी कि सब बच्चों में ही होती है। तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चा अपनी चीजें गुम करके आ रहा है तो टीचर की नजर तो है, लेकिन वो तवज्जो ही नहीं दे रही, वो कुछ करना ही नहीं चाह रही, वो बस अपने चेयर पे बैठ रही है। या फिर वो अपना टाइम, जो हमने पहले जिक्र किया कि 40 मिनट का जो पीरियड होता है उसमें उसने पढ़ाना होता है, होमवर्क चेक करना होता है, नेक्स्ट उसने होमवर्क देना होता है, तो यही कह रही होती है हमारे पास 40 मिनट्स भी कम है, स्टाफ कह रहा है, अपना टाइम जल्दी से खत्म करके और उसने अगली क्लास में जाना होता है। तो एक नफीसा और बहुत मसला है, ये हमने अभी प्राइवेट स्कूल्स की बात की है कि वहां पे इस तरह से हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे तो इससे भी बुरा हाल है। प्राइवेट में तो टीचर थोड़ी देर के लिए आती है क्लास में 40 मिनट्स के लिए। तो गवर्नमेंट स्कूलों में ये एक नया ट्रेंड चला, वो प्रोक्टर है। क्लास की तादाद के लिहाज से प्रोक्टर्स होती हैं, अगर क्लास 30+ है तो 3 प्रोक्टर्स वहां पे होंगी। हर एक प्रोक्टर लड़की को वो 10-10 स्टूडेंट्स दे देते हैं, उन्होंने ही होमवर्क चेक करने हैं, उन्होंने जो उनकी क्लासमेट है जिसको खुद ठीक से नहीं आता तो वो कैसे उनको पढ़ा सकती है, वो कैसे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती है। तो ये इस तरह से पढ़ के बच्चा आगे जाके कैसे तरक्की कर सकता है, हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टाफ है, मैं कहती हूँ वो लिखते भी BSc मतलब BSc BA किया हुआ है, क्वालिफाइड टीचर्स लेते हैं और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और वो काम भी कुछ नहीं कर रही, उन्होंने जाके सिर्फ प्रोक्टर्स बनानी है क्लास में, उसके बाद उनका काम खत्म, फिर उनकी प्रोक्टर्स ने देखना है सारा कुछ। हाँ, ये मैं यही कहना चाहूंगी, जिस तरह कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल को लिए टीचर अकेडमी ज्यादा, जब मैं ये नहीं कहना चाहूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो बच्चे होते हैं उनके लिए अकेडमी सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि गवर्नमेंट हालांकि कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाए मरियम, वहां पे पढ़ाई नहीं होती, वहां पे कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, बच्चे इधर कहीं जा रहे कहीं उधर जाते हैं, हालांकि उधर के एजुकेटेड स्टाफ होने के बावजूद वो बच्चों पर स्ट्रिक्टनेस नहीं करते, तवज्जो नहीं देते। अगर कोई मतलब ऊपर से आ रहा है, जिससे मरियम नवाज मैंने देखा कि वो हर गवर्नमेंट स्कूल के रूल का, तब बच्चों पे जाके वो स्ट्रिक्टनेस करेंगे, अदरवाइज तब वो क्लास में जाएंगे, वरना वो स्टाफ रूम में बैठे, वरना वो स्टाफ रूम में आपस में टीचर्स की मीटिंग हो रही होती है, बातें कर रही होती है। बच्चों में तो बैड इंप्रेशन नहीं पड़ना जब उन्होंने बच्चों पे पूरी तरह फोकस नहीं करना, बच्चों की बातें नहीं सुनी। हालांकि बच्चों से हम बातें पूछेंगे, अगर उनका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्वेश्चन किसी में भी, तो हम उनसे पूछ सकते हैं बेटा आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं, आप हमें बताएं, हम आपको डिटेल से बताएं, बट वो टीचर्स नहीं पूछती। और ये इस तरह से मेरे बचपन में भी मैंने यही बातें सुनी थी कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वहां भी इतनी पढ़ाई नहीं होती, उसके लिए जरूरी होता है ट्यूशन भी साथ रखें। तो आज 20-25 साल के बाद भी हमारा तलीमी स्टेटस वहीं का वहीं पे है, बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं उसमें आई। गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं एक के बाद दूसरा, किसी बंदे ने इस चीज पे तवज्जो ही नहीं दी कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वहां पे हम स्टडी को इम्प्रूव करें। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके सारे स्टूडेंट्स ने पार्ट टाइम अकेडमियां रखी होती हैं। जिस बच्चे ने अकेडमी नहीं रखी होती, टीचर बड़े आराम से कह रही होती है ये अकेडमी नहीं जाता था इसलिए इसके नंबर कम आए। तो आप लोग टीचर्स हैं ना,
آپ کو تعلیم کے اور میرٹ کے بیس پہ انہوں نے بھرتی کیا ہے, آپ کو یہ جاب دی ہے, آپ کو عوام کے ٹیکس سے سیلری مل رہی ہے, تو پھر آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ صرف پروکٹرز بنا دیتے ہیں اور ان پروکٹرز نے بچوں کو ہوم ورک وغیرہ چیک کرنا ہے, اگلا ٹاپک وہ بتا دیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ یاد کر کے آ جائے گا, وہ ایکسپلین ہی نہیں کرتی, کانسیپٹ ہی نہیں دیتی. ایک تو اسٹڈی اتنی مشکل اور دوسرا یہ کہ اتنے سارے سبجیکٹ جو کہ ضروری بھی نہیں ہے, جس میں بچہ دلچسپی بھی نہیں لے رہا, اگر آگے جا کے اس نے میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے تو باقی کہ اس کے لیے نہیں اتنی ضروری. 8, 9, 10 لیول پر اگر کوئی بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے نا, 8, 9, 10 لیول میں بچوں کو مشکلات پیش آتی ہے, کیونکہ اس میں سائنس سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں, اردو, انگلش, اردو, میتھمیٹکس ہوتے ہیں سبجیکٹ. اور نیکسٹ بچہ جب بڑے لیول میں جاتا ہے, جیسے فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر میں میڈیکل جس نے رکھی ہے, ICS رکھنی ہے, ICOM, اس کی مرضی ہے. اور جب تک اس کو ہم یہ اکثر ہم میٹرک میں چلے جائیں نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے 9th ہاف, واقعی حقیقت بات ہے یہ 9th کلاس تک آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو, کیونکہ آپ لوگوں کو سارے فارمولاز پتہ ہونے چاہیے. اور اکثر وہی صورتحال نظر آتی ہے گورنمنٹ جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں نا, جن کو سٹارٹنگ سے کچھ نہیں پتا ہوتا, حالانکہ ان کے ہی کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے, اتنا پڑھے لکھے ہو کے بھی ٹیچریں اور بچوں کو وہ نہیں کنوے کرتی. اور یہاں پہ میٹرک میں آ کے یہاں تو بچوں کی سپلیز آ جاتی ہیں, انٹر میں وہ فیل ہو جاتے ہیں, تو پھر بچہ جو ہے وہ پڑھائی سے چالو کہ پڑھائی کو چھوڑ دیتا ہے. اب وہ ان پڑھ ہوگا تو آگے اس کو جاب میں بھی مشکل ہوگی. پھر یہاں پہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ایک معاشرے میں جنم لیتی ہے, تو اس طرح سے ہمارا ملک پھر ترقی نہیں کر پا رہا ہوتا. اور ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس نے مدرسے بھی جانا ہے, اسکول, ٹیوشن, اور اس کے لیے کھیل کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا, اس کے پاس ٹائم, پھر گھر آ کے اس نے ہوم ورک لکھنا ہوتا ہے. اچھا ٹیوشن والے الگ سے کام دے دیتے ہیں, اسکول والے الگ سے, تو بچے کی تو کوئی لائف ہی نہیں ہے, کھیل کود بالکل ختم. تو یہاں پہ جو ہے اگر ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تو بچے کا دماغ ہی نہیں کام کرے گا, وہ کیسے چیزوں کو پک کرے, وہ کیسے سیکھے گا ساری چیزوں کو. تو اب آج کل تو بچپنا بھی ختم, ساری خوشیاں ہی ختم لائف کی, پیدا ہوتے ساتھ بس نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے. میں بھی سب سے پہلے یہی سوچ رہی تھی, اگر کہیں جانا ہے نا کسی کے گھر بھی, نانوں کے گھر یا آنٹی کے گھر, میرے بچوں کی اسٹڈی کا ہر جگہ, ان کے ایگزامز ہو رہے ہیں, ابھی میں نے نہیں آنا, وہ اپنے بچوں کی, اپنی خوشیوں کی خاطر بچوں کو کہتی ہیں کہ نہیں, بچوں کی اسٹڈی زیادہ ضروری ہے, بچوں کی اسٹڈی زیادہ, اپنی ہر خوشیاں قربان, ساری خوشیاں, رشتے دار, سب کچھ اسٹڈی نے پیچھے چھڑوا دی ہیں. اور اس کے بعد بھی ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے زیادہ ان پڑھ اور اتنے زیادہ بے روزگار ہیں. تو میری مریم نواز صاحبہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جہاں پہ باقی ساری چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں, آپ کائنڈلی ایک نظر اس چیز پہ بھی ڈالیں کہ بچوں کا جو ہے وہ تعلیمی سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے, ٹیچرز کس طرح سے لیکچر دیتے ہیں, یا کس طرح سے بچے جو فیل ہو رہے ہیں اتنے زیادہ, تو ان کو آپ جا کے ویریفائی کریں نا کہ اتنے زیادہ بچے کیوں فیل ہو رہے ہیں. اور فیل ہونے کے بعد کچھ بچے جو اتنا مایوس ہو جاتے ہیں وہ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور کچھ تو اسٹڈیز کو چھوڑ دیتے ہیں. میٹرک کے بعد بہت سارے بچے اسٹڈیز چھوڑ دیتے ہیں, گھر والے کہتے ہیں آپ کاروبار سٹارٹ کریں, آپ لوگ ادھر سے. اور پھر جو ان پڑھ ہوگا وہ کون سی جاب کرے گا؟ یہاں پہ ان امپلائمنٹ آئے گی, پھر غربت, اور پھر بے روزگاری, اور اس وجہ سے ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر پا رہا. ناظرین, ابھی پروگرام کا ٹائم ختم ہوا ہے, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.